हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम प्रेप। आज हम इस वीडियो में इग्नू के MGPE 11 विच इज़ फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। आई होप आपके सारे एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पार्ट 1 हमने इस पेपर कोड की ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आज हम इसमें पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। सारे ही क्वेश्चन हमने इस पार्ट में भी PYQ से ही इंक्लूड किए हैं। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। डिस्कस वेरियस मेजर्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। कौन कौन से मेजर्स, किन किन मेजर्स की हमें ज़रूरत होती है फूड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सबसे पहले है फूड सिक्योरिटी है क्या। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर इंसान के पास क्या हो, सफिशेंट फूड हो जो कि सेफ, न्यूट्रिशियस और अफोर्डेबल हो, ताकि वो क्या कर पाए, अपनी हेल्दी लाइफ स्पेंड कर पाए। ठीक है, हेल्दी और डिग्निफाइड लाइफ वो अपनी जी पाए। FAQ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इन्होंने 4 पिलर्स दिए फूड सिक्योरिटी के। फोर पिलर्स दिए। FAO क्या है हमारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर्स दिए, जो कि थे हमारे अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। फिर है हमारे की मेजर्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। कौन कौन से मेजर्स है जो हमें फूड सिक्योरिटी में चाहिए होते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, यानी कि PDS राशन शॉप्स के थ्रू क्या करता है, गरीब लोगों तक, पुअर हाउस होल्ड तक वो क्या करता है, फूड पहुंचाता है। ठीक है, फूड ग्रेन्स पहुंचाता है। किसके थ्रू, राशन शॉप्स के थ्रू। ठीक है, इसमें जो हमारा डिजिटलाइजेशन होता है या आधार लिंकिंग और जो वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे जो हमारी रिफॉर्म्स है वो क्या करती हैं, इस वाली स्कीम को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करती है। इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो, इन इंडियाज़ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ये क्या करती है, पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन अक्रॉस स्टेट्स। ये हमारे किसी भी राज्य में हमें राशन दिलवाने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, इस कार्ड के थ्रू हमें किसी भी राज्य में राशन मिल सकता है। सेकंड है हमारा प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड होता है, हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एक एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, जैसे कि या फिर हमारा ड्रिप सिस्टम या फिर स्प्रिंकल सिस्टम। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड होता है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि क्या करती है, हमारी ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है इंडिया में। देन वी हैव रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इसमें क्या होता है, हार्वेस्ट के बाद जो फूड वेस्ट होता है उसे ये रोकना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, वेयर हाउसिंग होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज, प्रॉपर हाउस वेयरिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब मिलकर जो हमारा फूड है उसको बर्बाद होने से, उसको वेस्ट होने से बचाते हैं। देन वी हैव न्यूट्रिशन फोकस्ड स्कीम्स। फूड सिर्फ क्वांटिटी का नहीं होता बल्कि क्वालिटी का भी होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट चलाती है काफ़ी सारी स्कीम्स, जैसे कि हमारी मिड डे मील हो गई। ठीक है, स्कूल्स में बच्चों के लिए जो हमारी होती है, ICDS हो गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, मदर्स और टोडलर्स के लिए ये हमारी स्कीम होती है। फूड को फोर्टिफिकेशन भी किया जाता है, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स ऐड करके न्यूट्रिशन उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। देन वी हैव लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स। लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स में क्या आएगा हमारा, कि इंडिया में NFSA 2013 के थ्रू, ठीक है, 2013 के थ्रू एक लीगल राइट बन गया है। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं उनको क्या दिया जाता है, 70%, और जो अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन है उनको 50% क्या देते हैं, फूड ग्रेन्स देते हैं। ठीक है, फूड ग्रेन्स उनको मिलता है और 5 kg पर पर्सन पर मंथ उन्हें दिया जाता है। इससे फूड को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। फिर है हमारा एम्पावरिंग फार्मर्स। फूड सिक्योरिटी तभी पॉसिबल है जब प्रोड्यूसर्स, यानी जो हमारे फार्मर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए हमारा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर उनको चाहिए PM किसान, यानी कि जो इनकम सपोर्ट करे, उनका सपोर्ट इनकम।
पीएम फसल बीमा योजना जो कि क्रॉप इंश्योरेंस के लिए होती है, और मॉडर्न टेक और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। अगर फार्मर स्ट्रॉन्ग होंगे तो तभी हमारा जो क्या है प्रोडक्शन भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक स्कॉलर्स व्यू ऐड करेंगे ताकि हमारा आंसर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल मिले बन जाए। तो अमर्त्य सेन जो कि हमारे नोबल स्कॉलर है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि famines do not occur due to lack of food but due to lack of access to food। इन्होंने कहा कि जो फूड होकर भी अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाते फूड, तभी भी क्राइसिस होता है, इसलिए एसेस इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में हम अपना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए अपना एक कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं जो कि बोलता है कि फूड सिक्योरिटी सिर्फ एक इकोनॉमिक या एग्रीकल्चरल इशू नहीं है, ये हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए का एक कोर पार्ट है। इसको इंश्योर कराने के लिए ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाना, न्यूट्रिशन सपोर्ट देना, सस्टेनेबल प्रोडक्शन कराना और फार्मर्स को एम्पावरमेंट देना। सिर्फ तभी हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ पर हर एक इंसान के पास कोई भी क्या ना हो, भय और अभाव की मुक्ति कर पाए, डिग्निफाइड वो लाइफ जी पाए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो रूरल लेबर, ठीक है, जो गाँव में जो लेबर्स होते हैं वो फेस करते हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले हम इस जान लेते हैं कि रूरल लेबर ये कौन होते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब है रेफर्स टू दोज वर्किंग इन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर्स मोस्टली एज लैंडलेस लेबर्स और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। ठीक है, ये होते हैं, इनका मतलब है कि वो लोग जो गांव में खेती करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं या फिर मैनुअल काम करते हैं, ज़्यादातर उनमें से कौन होते हैं, वो ज़्यादातर उनमें से वो लैंडलेस लेबर्स होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इनको काम तो मिल जाता है लेकिन ना ही इनके पास कोई रेगुलर इनकम होती है, ना ही इन्हें प्रॉपर सेफ्टी दी जाती है और ना ही इनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन होती है। अब हम जानते हैं कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स है जो ये फेस करते हैं। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रूरल लेबर, फर्स्ट इज लो एंड इरेगुलर वेजेस। सबसे पहले होते हैं कि जो गांव में जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं, जो भी लेबर्स होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, मिनिमम वेज से भी कम पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, मिनिमम वेज से भी कम पैसे वो कमाते हैं और उनकी सैलरी टाइम पर नहीं मिलती, कभी कभी काम करके भी उन्हें पैसे नहीं दिए जाते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर है। सेकेंड वी हैव सीजनल एम्पावरमेंट। सीजनल एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, खेती का काम सीज़न के हिसाब से ही होता है जैसे कि हमें पता है, तो बाकी जो टाइम होता है रूरल लेबर्स का वो क्या कहते हैं, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयड भी रहते हैं, उन्हें कोई काम मिलता ही नहीं है उस सीज़न के अलावा। देन वी हैव लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, ना तो उनके पास कोई है, ठीक है, कोई उनके पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और ना ही उनके पास कोई ऐसे काम से निकलवाने पर कोई भी कंपनसेशन उन्हें देता है। जैसे कोई उन्हें काम से निकाल दे तो उन्हें कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाता। देन वी हैव पुअर वर्किंग कंडीशंस, ज़्यादा क्या है, अनसेफ टूल्स, लॉन्ग आवर्स एंड नो रेस्ट एंड अब्सेंस ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़, कि क्या होते हैं उनकी कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक नहीं होती। ठीक है, ज़्यादा काम तो उनसे करवाते हैं, उन्हें कम पैसे देते हैं, कम अनसेफ टूल्स देते हैं, कोई सैनिटेशन नहीं दिया जाता, ये सब उनकी हेल्थ और डिग्निटी दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, देन वी हैव लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, नो हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और नो मैटरनिटी बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है कि ना उन्हें कोई हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे, ना पेंशन दे रहे और ना ही उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स दे रहे हैं, किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट कवर नहीं मिलता उन्हें, चाहे इनडायरेक्टली हो या फिर डायरेक्टली हो। फिर उसके बाद है हमारा बॉन्डेड एंड चाइल्ड लेबर। कुछ केसेस में तो ये लोग कर्ज के बदले क्या करते हैं, बाउंडेड लेबर, ठीक है, बंदा मजदूरी जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें काम करते हैं और इनके बच्चे भी स्कूल छोड़ के क्या करते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट या जेंडर के बेसिस पर उनका कोई शोषण होता है। ठीक है, जैसे अक्सर वुमेन के सामने वुमेन को सेम काम के लिए काफ़ी ज़्यादा कम पैसे दिए जाते हैं, जो आपके हमें क्या दिख रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है कि बेशक वुमेन सेम काम कर रही है लेकिन उन्हें वेज काफ़ी ज़्यादा कम पेड कर रहे हैं, कम पैसे मिल रहे हैं। देन वी हैव माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, जॉब की कमी के कारण ये लोग क्या करते हैं, गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं, चली जाते हैं, जहाँ उनका और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। उसके बाद है हमारी गवर्नमेंट मेजर्स। ठीक है,
क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स हैं। सबसे पहले है हमारा मनरेगा। ठीक है, मनरेगा में क्या किया था, गारंटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। 100 दिन के लिए गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट मनरेगा के थ्रू चलाया गया था। ठीक है, जो हमारा ESHRAM है कार्ड, ये क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया। फिर हमारा है स्किल डेवलपमेंट स्कीम, ये किस लिए थी, हमारी गांव के युवाओं के लिए ट्रेनिंग स्कीम निकाली गई थी। उसके बाद लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखे जाएं तो अभी भी ये कोई स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंटेशन इन सब चीज़ों का नहीं हुआ है। लास्ट में आप अपना यहाँ पे कंक्लूजन ऐड कर सकते हो, किस लिए कि इंडिया के जो रूरल लेबर्स ही हमारी एग्रीकल्चरल और इकोनॉमी को क्या करते हैं, बैकबोन है। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो भी हमारे रूरल लेबर्स हैं वही हमारी बैकबोन है, लेकिन आज भी वो पॉवर्टी, जॉब इनसिक्योरिटी और सोशल एक्सप्लोटेशन से जूझ रहे हैं। ठीक है, फेस कर रहे हैं। उनकी कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उन्हें राइट्स देने चाहिए। ठीक है, राइट्स बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए उनके लिए। ठीक है, उनके लिए इंकल्सिव प्लानिंग होनी चाहिए और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर पॉलिसीज़ उनके लिए बनानी चाहिए जो कि उनकी कंडीशन को क्या कर पाए, इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आप एक बार जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको और ज़्यादा जल्दी मिल पाए। लाइक कर दो, कमेंट कर दो। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ एलोबरेट स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन इन इंडिया। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इंडिया में बहुत सी महिलाएं कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। ठीक है, ये मार्जिनलाइज्ड वुमेन अपने हक, रिसोर्सेज और डिसीजंस में क्या है, पीछे रह जाती हैं। फिर क्या होता है, एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, एम्पावरमेंट का मतलब है इन महिलाओं को उन जीवन पर पूरा अधिकार देना, उन्हें एजुकेशन देना है, मतलब ठीक है, उन्हें एजुकेट कराना, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना और उनकी आवाज़ को सिस्टम तक पहुँचाना। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, की स्ट्रैटेजीज़ फॉर एम्पावरमेंट। सबसे पहले हमारा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। हमें क्या करना चाहिए, प्रमोटिंग यूनिवर्सल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, कि हमें उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए गर्ल्स और वुमेन के लिए। वो वोकेशनल ट्रेनिंग टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए जिनकी वजह से क्या हो, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। ठीक है, उन्हें काम वगैरह मिल पाए। एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर मार्जिनलाइज्ड वुमेन, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स बनाने चाहिए अनएजुकेटेड वुमेन के लिए। ठीक, सेकंड है हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या आएगा कि उन्हें क्या देना चाहिए, माइक्रो क्रेडिट और सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करना चाहिए कि वो अपना खुद का बिजनेस चलाएं। ठीक है, खुद के क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएँ। मनरेगा जैसे जो वेज बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें क्या करना चाहिए, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब वुमेन अपने पैसे का डिसीजंस ले सकती हैं, ठीक है, अपने पैसों के लिए डिसीजंस ले सकती हैं, तभी वो सच में क्या होगी, एम्पावर्ड होगी। थर्ड है हमारा लीगल अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। इसमें क्या करना है, हमें कानूनी सुरक्षा और जानकारी, यानी कि प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट से रिलेटेड कानूनी जानकारी वुमेन को देनी चाहिए। ठीक है, लीगल एड और सर्विसेज और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एसेस करना उन्हें बताना चाहिए कि हाँ भाई उनके लिए होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो एम्पावर्ड हो पाएँ। और लॉज जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए। कानूनी अधिकारों समझ उन्हें न्याय और सुरक्षा दोनों देती है। उसके बाद है हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हम क्या देखेंगे, इनकरेजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस थ्रू रिजर्वेशन इन पंचायत्स एंड अर्बन बॉडीज़। ये कह रहे हैं कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए और लीडरशिप और अवेयरनेस प्रोग्राम्स उनके लिए चलाने चाहिए, ताकि वो क्या हो, इसकी वजह से जो वुमेन के जो लीडरशिप रोल्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगी। सोसाइटी में चेंज ज़रूर आता है इसकी वजह से। ठीक है, अगर वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी तो। उसके बाद है हमारा हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, मैटरनल हेल्थ केयर और रिप्रोडक्टिव राइट्स उन्हें देने चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम्स लानी चाहिए और क्या करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि वुमेन की हेल्थी वुमेन की एक स्ट्रॉन्ग और अवेयर समझ का निर्माण करा सके। फिर है हमारा चैलेंजिंग सोशल नॉर्म्स एंड पैट्रियार्की,
कि चाइल्ड मैरिज जैसे, डॉरी जैसे जो ये प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाने चाहिए। जेंडर इनइक्वालिटी और वुमेन राइट्स को प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारी सोसाइटी में तभी बदलाव आएगा, ठीक है, चेंजेस आएंगे जब हम सोशल बैरियर्स को तोड़ने का काम करेंगे, जब हम सोशल बैरियर्स को हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे कि हमने देखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो हमारी ये स्कीम है, ये क्या करती है, वुमेन की मतलब गर्ल्स की एजुकेशन को और सर्वाइवल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है। फिर है हमारा महिला ई-हथ, ये क्या करती है, ये करती है डिजिटल प्लेटफॉर्म और वुमेन एंटरप्रेन्योर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद है उज्ज्वल स्कीम्स, ये एम करती है कि प्रिवेंट करे ट्रैफिकिंग एंड प्रोटेक्टिंग वनरेबल वुमेन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ ये प्रोटेक्शन स्कीम है। उसके बाद है हमारा स्कॉलर्स का व्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में लिखने के लिए। नायला कबीर ने दिया है, जेंडर एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, जो कि इन्होंने कहा है कि एम्पावरमेंट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिंग द एबिलिटी टू मेक स्ट्रेटेजिक लाइफ चॉइसेस वेयर दिस एबिलिटी वॉज प्रीवियसली डिनाइड। ये कहते हैं कि सशक्तिकरण का अर्थ है वह क्षमता बढ़ाना जिससे पहले वंचित थे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड वुमेन इज इक्वल टू एम्पावरिंग इंडिया, कि मार्जिनलाइज्ड वुमेन को एम्पावर करने का मतलब है कि हम अपनी इंडिया को भी एम्पावर कर रहे हैं। उनका अपलिफ्टमेंट सिर्फ उनका ही नहीं होगा बल्कि पूरे समाज का विकास के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरत है कि हमारी मल्टी लेयर्ड अप्रोच है कि हमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लीगल राइट्स और सोशल चेंज करें, ठीक है, और क्या करें, तभी एक हमारा न्याय और संवेदनशील भारत बनेगा। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा एलोबरेट गांधीज पर्सपेक्टिव फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद हिज ऑन व्यूज़, ठीक है। इसमें हमें गांधी जी के व्यूज़ देने हैं, उनके पर्सपेक्टिव देने हैं किस पे, हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि देशों के बीच क्या होनी चाहिए, सच्ची शांति केवल सिर्फ राजनीतिक समझौते या आर्थिक लाभ से नहीं आती बल्कि नैतिक मूल्यों, अहिंसा और आपसी सम्मान से आती है, ठीक है। उनका विजन क्या था, उनका विजन रूटेड था बहुत ही ज़्यादा ह्यूमनिज्म को लेकर और जस्टिस को लेकर, ना कि पावर को लेकर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि उनके क्या मुख्य तत्व और कोट्स थे, ठीक है। की एलिमेंट्स क्या है उनके व्यू के। सबसे पहले है अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस क्या है, ग्रेटेस्ट फोर्स है किसकी, डिस्पोजेबल ऑफ माइंडकाइंड। गांधी जी मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में युद्ध और आक्रमण को नकार कर हम क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण संवाद ही असली रास्ता है। मतलब नॉन वायलेंस ही है जो हमारी देश में शांति लेके आ सकती है। वायलेंस क्या है, वो हमारे देश में क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड को बढ़ा देती है। लेकिन जो नॉन वायलेंस है वो क्या करती है, वो ट्रस्ट को मेंटेन करती है, ट्रस्ट को बनाती है, मेंटेन ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारा ट्रुथ एंड सत्याग्रह। सत्याग्रह, गांधी जी एम्फसाइज ट्रूथ मीन सत्य एज असेंशियल इन ऑल रिलेशन। सभी रिलेशंस में जो सत्य है, जो हमारे ट्रूथ है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ तक कि दो नेशंस के बीच में भी। उनका जो कंसेप्ट है सत्याग्रह का, जिसमें वो बोलते हैं होल्डिंग ऑन ट्रूथ, कि हमेशा सच के साथ रहो, ये एक मेथड था कौन सा, पीसफुल रेजिस्टेंस का, जो कि एक फ़िलॉसफी भी है लाइफ की। क्या करती है, डेट कुड गाइड नेशंस टू डील ऑनेस्टी विद ईच अदर। वो ये गाइड करते हैं कि जो हमें हमारे नेशंस को क्या करना चाहिए, एक दूसरे की ऑनेस्टी के साथ डील करना चाहिए और गाइड करना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कि सत्याग्रह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, वो एक वे है लाइफ के, अपने रिश्तों को क्या ऑनेस्टी से निभाने का, ठीक है, ऑनेस्टी से रखने का। उसके बाद है हमारा ट्रुथ, ट्रस्ट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रस्ट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गांधी जी बिलीव्ड इंटरनेशनल रिलेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन ट्रुथ, गुड फेथ एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांधी जी मानते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है वो इन सब चीज़ों पे बेस्ड होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आर ट्रस्ट, गुड फेथ एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही ऑल्सो वार्न अगेंस्ट द यूज़ ऑफ डिफिसिट एंड एक्सप्लॉयटेशन इन डिप्लोमेसी। वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना ही रखनी चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए। उनका मानना था कि डिप्लोमेसी और में डिसीट नहीं होना चाहिए। तो है हमारा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। गांधी जी एडवोकेटेड स्वदेशी।
गांधी जी ने स्वदेशी बोला कि हमें अपने देश की ही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए इंडिविजुअल में, और यानी कि यहाँ तक कि नेशनल लेवल्स पे भी, ताकि हम क्या कर पाएँ, टू प्रिवेंट एक्सप्लोइटेशन बाय फॉरेन पावर्स, ताकि हम फॉरेन पावर से बच पाएँ. ही अपोज्ड इकोनॉमिक डोमिनेशन एंड अर्ज्ड नेशन टू कोऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट. वो बोलते हैं कि हमें इकोनॉमिक डोमिनेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और इक्वालिटी और रिस्पेक्ट के साथ हमें रहना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल ब्रदरहुड. गांधी जी ने कहा वासुदेवाय कुटुंबकम, जिसका मतलब है कि जो पूरा देश है वो एक ही फैमिली है, ठीक है. और वो बोलते हैं उनका आइडिया है पूरे ग्लोबल हार्मनी का. वो मानते हैं कि जो नेशनल बाउंड्रीज़ है शुड नॉट डिवाइड ह्यूमन सोलिडेरिटी, कि नेशनल बाउंड्रीज़ को, हमारी ह्यूमन सोलिडेरिटी को डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे अपना एग्जांपल लिख सकते हैं कि गांधी जी के नॉन वायलेंट मेथड्स ने दुनिया भर के सिविल मूवमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, प्रेरित किया. और कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जो उनके विचार ने, ठीक है, उनके थॉट्स ने क्या किया, यूएन चार्टर में पीस, ह्यूमन राइट, कोऑपरेशन और प्रिंसिपल्स को भी ज़्यादा शेप किया, ठीक है, उन्हें भी शेप करने में हेल्प किया. लास्ट में हम अपना कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं कि गांधी जी के फ्रेमवर्क को ग्लोबल कोऑपरेशन ने काफ़ी ज़्यादा बेसिस पे बिल्ड किया है, चाहे वो हमारा हो गया ये नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, मॉरल वैल्यूज़, इक्वालिटी, ये क्या है, हमारी यही चीज़ें हमारी देश में ग्लोबल पीस लेके आ सकती है, लंबे समय तक ग्लोबल पीस लेकर आ सकती है. अब हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा डिस्कस द स्टेट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में हमारे क्या क्या ह्यूमन सिक्योरिटी है, इसके बारे में हमें इसमें बताना है. साउथ एशिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ आते हैं, जैसे कि हमारी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स, ये सारे हमारे देश इसमें आते हैं. ये रीजन सिर्फ एक मिलिट्री सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि एक इकोनॉमिक, फूड, हेल्थ, इन्वायरमेंट, पर्सनल, कम्युनिटी और पॉलिटिकल सिक्योरिटी तक भी ह्यूमन सिक्योरिटी को समझा जाता है. इसके क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं, ठीक है. सबसे पहले है इसमें इकोनॉमिक, फूड एंड इनसिक्योरिटी. इसमें क्या होता है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी वाइड स्प्रेड है, ठीक है. जैसे कि हम जानते हैं माल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादातर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती है उसको इम्पैक्ट करती है. जो कोविड-19 ने ज़्यादा इकोनॉमिक और क्राइसिस और ज़्यादा हमारी लाइफ में क्रिएट करती है. सिंपल वर्ड्स में अगर जाने तो हम लोगों के पास काम नहीं है, ठीक है, और फूड नहीं है, तो ये इनसिक्योरिटी होगी ही, है ना. तो ये इनसिक्योरिटी होगी, ये सिक्योरिटी तो होगी नहीं. सेकंड है हमारे पास हेल्थ सिक्योरिटी चैलेंजेस, कि रूरल एरियाज़ में, रूरल एरिया है वहाँ पे क्या है, हमारी जो हेल्थ केयर है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है. जैसे कि बीमारियाँ, जैसे कि डिजीज़ेज़, जैसे हमारी टीबी होगी, मलेरिया होंगी, ये सारी जो डिजीज़ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. पेंडेमिक, जैसे हम मान ले हमारा कोविड-19 था, ठीक है, कोविड ने क्या किया, वहाँ पे सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई. तो बीमारियों से लड़ने के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और मेडिसिन्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. उसके बाद है हमारा इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी. जैसे फ्लड, ड्रॉट और सी लेवल जैसा हमारा बढ़ रहा है, ये सभी साउथ एशिया के बार बार इम्पैक्ट करते हैं. जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हर साल लाखों लोगों के क्या कर देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं. तो क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली रोजी रोटी और हमारे जो जीवन है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहा है. देन वी हैव पर्सनल एंड कम्युनिटी सिक्योरिटी. इसमें क्या है, कम्युनल वायलेंस होगी, एथनिक टेंशन होगी और वुमेन सेफ्टी मेजर्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न में है. कश्मीर बॉर्डर्स एरियाज जैसे जो हमारी जोन है वहाँ पे इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है. तो जब समाज में टेंशन्स होती है तब आम आदमी के जीवन में क्या होती है, अनसुरक्षितता, मतलब इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बन जाती है. देन वी हैव 5th पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस. इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हमारा करप्शन और हमारे जो वीक इंस्टीट्यूशंस जैसे इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट होने लगते हैं. कुछ देशों में फ्रीडम और एक्सप्रेशन भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, वहाँ पे उन्हें फ्रीडम नहीं होती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की. तभी डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी तभी एक स्ट्रॉन्ग होती है जब आवाज़ उठाने की हमें क्या देती है, फ्रीडम देती है, जो हमें राइट टू स्पीक देती है, ठीक है, डेमोक्रेसी. फिर हमारे पास एग्जाम्पल्स में हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में काफ़ी सारे फ्लड
कर देती है मिलियंस ऑफ लोगों को, ठीक है। फ्लड की वजह से काफ़ी सारे लोगों को अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है। फिर है हमारा नेपाल। नेपाल में हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं क्योंकि वहाँ पे पहले क्या थी, पोस्ट मोनार्की थी। इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स हम देखते हैं कश्मीर में, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, श्रीलंका में हम देखते हैं एथनिक वॉर जो कि डीपली इफेक्टेड करती है किसको, कम्युनिटी सिक्योरिटी को। उसके बाद हम लास्ट में अपना देख सकते हैं ये एक स्कॉलर्स व्यू। स्कॉलर व्यू UNDP साउथ एशिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है हमारा, ह्यूमन सिक्योरिटी इन साउथ एशिया इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड इंटरलिंक्ड विद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये जो हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी है ये काफ़ी सारी चीज़ों से इंटरलिंक्ड है, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक हो या फिर हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो। लास्ट में हम अपना कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं इस आंसर को ख़त्म करने के लिए, जो कि है हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी इन साउथ एशिया रिमेन्स फ्रेजाइल ड्यू टू द persistent poverty, healthcare, environmental risk, social conflicts, political instability. A coordinated regional approach focusing on inclusive development, peace building, and climate reliances is essential for enhancing human security. ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो कि साउथ एशिया में ह्यूमन सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, किसकी वजह से, पॉवर्टी की वजह से, पुअर हेल्थ केयर की वजह से वहाँ पे है, ठीक है, और क्लाइमेट इश्यूज़ की वजह से, पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से। और इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन बनाएं हम आपस में, ठीक है, इनकल्सिव डेवलपमेंट हम कराएं। या अब हम ये वीडियो अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए और कौन से पेपर कोड के लिए चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।